हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और कब से कब चला उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसी दौरान अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभुत्व कायम हुआ और उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या हुआ, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे और जो भी पॉइंट लिखा गया है सटीक पॉइंट है, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान में रखते हुए इसको देखते रहिए। चलिए पहला पॉइंट, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में इसके विभिन्न हिस्सों में राज्यों की तीन मुख्य श्रेणियां उदित हुई। पहला, उत्तराधिकारी राज्य, जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, उनको उत्तराधिकारी राज्य बोलते हैं और इनमें आते हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद। दूसरा, स्वतंत्र राज्य, जो प्रमुख रूप से प्रांतों पर मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में कमी आने के कारण सामने आए, जैसे में मैसूर, केरल, राजपूत राज्य। और थर्ड था मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, जैसे मराठा राज्य, पंजाब राज्य और जाट राज्य। तो ये हमने देखा कि बंगाल मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में किस तरीके से जो अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए। उसी में अब हम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों का कैसे प्रभुत्व हुआ। तो बंगाल के शासन के क्रम में हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश काल के पहले बंगाल के जो स्वतंत्र नवाब का शासन, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रिटिश काल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार्ट देख लीजिए। बंगाल में बंगाल के स्वतंत्र नवाब में पहला मुर्शिद कुली खां, इसका ईस्वी लिखा हुआ है 1713 से 27। सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। ये बंगाल के स्वतंत्र नवाब हैं। 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है, इसके बाद ब्रिटिश का ज़्यादा मतलब प्रभुत्व हो जाता है बंगाल पे। फिर वो अपने अकॉर्डिंग नवाब बैठाते हैं और पहला नवाब मीर जाफर होता है। इसके बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफर पुनः लौटता है, फिर इसके बाद निजामुद्दौला। तो इन सभी के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बंगाल के स्वतंत्र नवाब, और सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल है 1713 से 1727 ईस्वी। पूरा फैक्ट लिखा हुआ है, देखते चलिएगा। इनका वास्तविक नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। मोहम्मद हादी के नाम से भी ये जाना जाता है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब। वर्ष 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान, दीवान यानी राजस्व संग्रह करता, उसी को दीवान बोलते थे, जो राजस्व इकट्ठा करता था, नियुक्त किया। उस समय बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान था। अगला पॉइंट देखते हैं। फर्रुखसियर द्वारा 1717 में उसे बंगाल का नाजिम यानी सूबेदार बना दिया गया और जफर खान की उपाधि दी गई। इससे पहले औरंगजेब ने, हमने देखा 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, लेकिन फर्रुखसियर जब आता है तो 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नाजिम या सूबेदार बना देता है। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित की। इसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि जो सुल्तान के अंडर में रहती थी भूमि, वैसी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। और इजारा व्यवस्था लागू की, जो आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था का रूप ले लिया। चूंकि जो इजारा व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था वो पंचवर्षीय योजना थी, ये 5 साल पे लागू होती थी, तो ये बहुत दिन तक चल नहीं पाई और यही आगे चलकर इसका जो व्यवस्थित रूप एक जमींदारी व्यवस्था के रूप में नजर आया। तो पूछता है क्वेश्चन कि इजारा व्यवस्था किसने लागू की थी, तो मुर्शिद कुली खां ने। कृषकों को तकाबी कर्ज, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। जिनको खेती के लिए कर्ज चाहिए होता था, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके लिए मुर्शिद कुली खां ने एक नई योजना लागू की, जिसको बोलते हैं तकाबी, तकाबी ऋण या तकाबी कर्ज। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तकाबी कर्ज किसने लागू किया, तो मुर्शिद कुली खां।
स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खान ने किया था, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खान ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इसके शासनकाल के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद सुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनके विद्रोह को शांत कर उनकी जमींदारियां उसने अपने कृपा पात्र रामजीवन को सौंप दी। मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खान ने 1724 में कटरा मस्जिद का निर्माण किया, जहां 1727 को मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया था। तो ये भी पूछता है कटरा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो मुर्शिद कुली खान ने 1724 में, जहां मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। तो ये मुर्शिद कुली खान जितने फैक्ट बन सकते थे ये तमाम है इसमें। आगे देखते हैं। आगे आता है सुजाउद्दीन, जिसका शासनकाल है 1727 से 1739। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के समय सुजाउद्दीन उड़ीसा का सूबेदार था और अलीवर्दी खां उसका नायब था। मुर्शिद कुली खां ने अपने पोते सरफराज खान को उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन इसको सुजाउद्दीन ने स्वीकार नहीं किया और युद्ध की योजना बनाई। सरफराज खान ने बिना लड़े हार मान ली और 1727 में सुजाउद्दीन नवाब बन गया। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसे असद जंग, युद्ध में शेर के रूप में मान्यता दी। चूंकि उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था, वो भी नहीं चाहता था कि सरफराज खां गद्दी पकड़े, क्योंकि उसकी आयु भी कम थी और सुजाउद्दीन एक समझदार व्यक्ति था और मोहम्मद शाह को उसका सपोर्ट भी था। इसीलिए जब सुजाउद्दीन ने गद्दी ग्रहण की तो मोहम्मद शाह ने उसे असद जंग यानी युद्ध में शेर के रूप में मान्यता दी। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां की मनमानी नीतियों से घृणा करता था और उसे तुरंत पूरी तरह से पलटवा देता था। इसने 1733 में बिहार सूबा को बंगाल में मिला लिया और इसकी मृत्यु नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ हुई। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बंगाल के नवाब की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के साथ हुई थी, तो वो सुजाउद्दीन था। आगे देखते हैं। इसके बाद सरफराज खान शासक बनता है, जिसका शासन क्रम है 1739 से 1740। सरफराज खान एक धर्मपरायण, धार्मिक तथा उदार शासक के रूप में जाना जाता था। हाँ, तो सरफराज खान एक धर्मपरायण, धार्मिक तथा उदार शासक के रूप में जाना जाता था। इसने हैदर जंग की उपाधि धारण कर सिंहासन को ग्रहण किया। सरफराज का प्रशासनिक मामलों में उपेक्षा के परिणाम स्वरूप अलीवर्दी खां, जो कि एक कुलीन व्यक्ति था, का धीरे धीरे उदय हुआ। मुर्शिद कुली खां का नासिरी राजवंश सरफराज खान की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने कौन सा राजवंश स्टार्ट किया था बंगाल पे, तो नासिरी राजवंश। और सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसी के खानदान का था। इसके बाद जो शासक बनता अलीवर्दी खां, जो कि एक कुलीन व्यक्ति था। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि मुर्शिद कुली खां का नासिरी राजवंश सरफराज खान की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ते हैं, जिसका शासन काल है 1740 से 1756। 1740 में गिरिया का युद्ध, जो कि भागीरथी नदी के किनारे है, में सरफराज को मारकर बिहार यानी अजीमाबाद के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो पूछता है गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच में 1740 में। अलीवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अफसर राजवंश की नींव डाली। चूंकि नासिरी राजवंश मुर्शिद कुली खां का था, जो सरफराज खां की मृत्यु के बाद खत्म हो गया, तो अलीवर्दी खां जब शासक बनता है तो एक नया शासन का दौर स्टार्ट होता है और वो अफसर राजवंश की नींव डालता है। अपने शासनकाल के दौरान अलीवर्दी खां को रघुजी भोसले के नेतृत्व में मराठों के बार बार हमले से तंग होकर अंततोगत्वा उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा।
उस समय उड़ीसा बंगाल के पास ही था, लेकिन रघुजी भोसले जो कि मराठा थे वो बार बार आक्रमण करते थे। इससे तंग होकर अंततोगत्वा अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया। अलीवर्दी खां के काल में 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने विद्रोह किया था और पटना पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जल्द ही वहां के दीवान के शासन में जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोलकाता और चंद्रनगर में अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इस तरह उसने यूरोपियों को नियंत्रण में रखा। नोट में लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। ऐसा अलीवर्दी खां ने कहा था। तो ये थे बंगाल के जो नवाब थे। इसके बाद एक और नवाब आता है सिराजुद्दौला, जिसका काल लिखा हुआ है 1756 से 1760, जो कि गलत प्रिंट हो गया है। चूंकि सिराजुद्दौला का शासनकाल है 1756 से 1757, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर ब्रिटिश का आधिपत्य हो जाता है, उनके अकॉर्डिंग नवाब बनते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र ना होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों में सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला, जो कि जल्द क्रोधित हो जाता था, 23 वर्ष की उम्र में नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ और एक अन्य बेटी मैमुना बेगम के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना करना पड़ा। चूंकि अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी और सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला को गद्दी प्राप्त होता है, तो ऑफ कोर्स है कि जो गद्दी सबको चाहिए, तो इनमें इनके उत्तराधिकार के लिए जो भी थे शत्रु पैदा हो जाते हैं। उनमें इनकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ और एक शौकत जंग जो और मौसी का बेटा रहता है, जो पूर्णिया का नवाब रहता है शौकत जंग। इनकी शत्रुता का सामना करना पड़ता है सिराजुद्दौला को। आगे नीचे में एक पॉइंट लिखा अन्य विरोधी। यह अन्य विरोधी इस क्रम में लिखा गया है कि आप देखेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध होगा। उस प्लासी के युद्ध में भी सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि उसकी कुछ सेनाओं के कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेजों से मिल जाते हैं, तो वे भी लोग इसके उत्तराधिकार के विरोधी थे। तो ये जितने लोग हैं ये सब उत्तराधिकार के विरोधी थे। मैंने इनका नाम लिख दिया है। उनमें विरोधी में जगत सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, अमीर चंद एक धनी व्यापारी था, मानिक चंद एक अधिकारी था, राय दुर्लभ, खादिम खान, मीर जाफर जो कि मीर बख्शी था। ये लोग भी दरबार में सिराजुद्दौला के विरोधी थे। अब आगे सिराजुद्दौला के काल में कुछ घटनाएं होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना जानने से पहले ये घटना हुई क्यों थी, इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। आखिर ये घटना हुई क्यों? तो पृष्ठभूमि यह है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के जमाने में व्यापार करते थे, अब भी उन्हीं शर्तों पर व्यापार करें, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने मालों या मतलब सामानों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे उन्होंने उन भारतीय मालों पर भारी कर लगा दिए जो कोलकाता आते थे, क्योंकि कोलकाता उन दिनों उनके नियंत्रण में था। ये तो 2 कारण थे अंग्रेजों से नाराजगी का। एक और कारण था, सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखा था। ये कुछ कारण थे। तो इसके चलते सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाता है और जोश में आकर बिना पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फिर कोलकाता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और वहां पर अधिकार करने के बाद कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। ये था पृष्ठभूमि। अब ये घटना देखते हैं, ब्लैक होल की घटना, इसके बारे में पढ़ते हैं। घटना क्या थी? ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद जब प्रातः कोठरी को खोला गया तो उनमें 23 लोग ही जीवित पाए गए थे। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी था, जिसे इस घटना का रचयिता माना जाता है।
नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि अन्य लेखक ब्रिजेन गुप्ता द्वारा यह संख्या 64 बताई जाती है और जीवित बचे लोगों की संख्या 21 थी। फिर इसके बाद क्या होता है, ये ब्लैक होल की घटना के बाद सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर अधिकार के बाद अंग्रेज फुल्टा द्वीप में जाकर छुप गए थे। फुल्टा में छुपे अंग्रेज और अंग्रेजों पर ब्लैक होल की घटना, इस क्रूरता का बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को भेजा। फिर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में एक संक्षिप्त युद्ध होता है। संक्षिप्त युद्ध के बाद नवाब अंग्रेजों को उनकी पहले की स्थिति में बहाल करने के लिए सहमत हुआ, यानी कोलकाता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हुआ। कब? जनवरी 1757। फिर इसके बाद मनिहारी का एक युद्ध है। देखिए क्या था, ये ब्लैक होल की घटना से पहले ही जो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, उसने वहां पे विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए सिराजुद्दौला पूर्णिया जा रहा था, तभी उसको अंग्रेजों की मनमानी का पता चलता है और वो जल्दी से आके फिर कोलकाता पर अधिकार करता है। तो फिर इस क्रम में ब्लैक होल की घटना होती है। फिर अंग्रेजों द्वारा फिर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन आते हैं और सिराजुद्दौला से संक्षिप्त युद्ध होता है जिसमें उनकी जीत होती है और कोलकाता पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर इसके बाद जो पूर्णिया में विद्रोह था शौकत जंग का, वो जारी रहता है। तो फिर वो सिराजुद्दौला उसके पास जाता है और यही युद्ध मनिहारी का युद्ध है, जो कि अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित किया और उसकी हत्या की। ये मनिहारी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा ब्लैक होल की घटना। अब इसके बाद जब कलकत्ता का नाम अलीनगर सिराजुद्दौला करता है, तो रॉबर्ट क्लाइव वहां पे युद्ध के बाद एक संधि करता है सिराजुद्दौला के साथ, जिसको अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये घटना हुई थी 9 फरवरी 1757। ये घटना का ये संधि का क्या क्या पॉइंट है ये देख लेते हैं। ये संधि हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने किया था। यह संधि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद हुई। अंग्रेज कंपनी को व्यापार की सुविधा फिर से दे दी गई। अंग्रेज कंपनी को कोलकाता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। संधि के बाद शीघ्र रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी 13 मार्च 1757 को अधिकार कर लिया। तो ये रहा अलीनगर की संधि के कुछ पॉइंट। अब आते हैं अलीनगर की संधि के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिराजुद्दौला से, प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये किस लिए प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका कारण क्या था। इससे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो पूरा लिखा हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से, काफी ज्यादा बुक को पढ़ के लिखा गया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट छूटे, तो एक बार अच्छे से देखिए कारण क्या था प्लासी के युद्ध का। तो अलीनगर की संधि नवाब ने मजबूर होकर की थी, जिससे अब वह मुक्त होना चाहता था। ये तो सिराजुद्दौला का कारण था। और कंपनी खुद ऐसा शासक चाहती थी जो उसके हितों की रक्षा करे। ये मेन कारण था प्लासी के युद्ध का। अब प्लासी के बारे में अगला पॉइंट है कि प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सैन्य दृष्टिकोण से यह युद्ध शायद ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह मात्र एक झड़प थी, इसको युद्ध नहीं बोलते हैं, यह मात्र झड़प थी। क्यों झड़प थी? क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने अपनी कोई सैन्य श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं की थी। मात्र अंग्रेजों की तरफ से 29 लोग मारे गए थे, जबकि नवाब के 500 लोग मारे गए। क्यों? इसका कारण क्या था कि मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब की तरफ से सैनिकों का एक बहुत छोटा हिस्सा मीर मादन और मोहनलाल की अगुवाई में लड़ा। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की युद्ध में हार हुई, वह भागकर पटना चला गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र मीरन बेग ने उसकी हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। तो ये देखिए, ये प्लासी के युद्ध के बारे में, और ये बंगाल के जो स्वतंत्र नवाब हुए मुर्शिद कुली खां से लेकर सिराजुद्दौला तक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। काफ़ी डिटेल है
और ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अब अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नवाब बंगाल में, जो कि मीर जाफर से स्टार्ट होगा, और इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और बताइए कि ये कंटेंट कैसा रहा। कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।